हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 10th के साइंस के क्वेश्चन बैंक का है। इसमें हम क्वेश्चन बैंक है ना ऑब्जेक्टिव क्लियर करेंगे जो 2011 में पूछा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं। ये मेरा क्वेश्चन बैंक है विज्ञान के 2011 के सेट ए का जो साइंस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको मैं यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव मेरा यहाँ है। मेरा क्वेश्चन है पहला कि हीलियम कैसा तत्व है। हीलियम कैसा तत्व है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये हीलियम मेरा अक्रिय तत्व है। अक्रिय तत्व कौन कौन आता है यहाँ पे हम देखते हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, तो अक्रिय तत्व अक्रिय तत्व में आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये मेरा अक्रिय तत्व है। 1 2 3 4 5 6 मेरा अक्रिय गैस है, समझे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये आपको याद रखना है। पूरा प्रकृति में 6 अक्रिय गैस है, नॉन क्रियाशील गैस, इसको नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो ये मेरा अक्रिय तत्व है हीलियम, और ये हम बता दिए हैं। और मेरे यहाँ क्वेश्चन में क्या कहता है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है, क्योंकि ये सारे के सारे अक्रिय तत्व है। तो इसमें हीलियम कहाँ, यहाँ है। तो ये मेरा कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन हमने कर लिए, तो सारे के सारे याद कर लीजिएगा। इसमें कोई भी ऑप्शन दे देगा परीक्षा में। ये जरूरी नहीं कि हीलियम के हीलियम ही दे देगा, आपको इसमें क्रिप्टन भी दे सकता है, क्रिप्टन भी दे देगा। अब बोला है कि क्रिप्टन कैसा तत्व है, तो आपको लिखना पड़ेगा अक्रिय। तो ये आपको याद रखना है। और चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ये मेरा पहला क्वेश्चन का डिस्कशन था, और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात कितना होता है। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात में पूछता है। हाइड्रोजन, तो जल के सूत्र क्या होता है, H2 होता है। तो हाइड्रोजन दो भाग है और ऑक्सीजन 1 भाग है, तो अनुपात क्या हो गया, 2:1। ये मेरा आंसर है। तो देखते हैं 2:1 कहाँ है, यहाँ पे है। तो ये मेरा आंसर हो गया है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितना होती है, आवर्त 7 होता है। जो ऐसे गिरा होता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा 7 है। अब वर्ग जो ऐसे खड़ा होते हैं, तो वर्ग की संख्या कितना होता है, वर्ग मेरा 18 होता है। वर्ग बोले या समूह बोले, ये मेरा 18 होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और आगे फ्रेंड्स, मेरे यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है भी 4 क्वेश्चन हम क्लियर कर लिए। सिलिकॉन कैसा तत्व है। जो सिलिकॉन है, ये मेरा कैसा तत्व है। तो सिलिकॉन मेरा उप धातु है। सिलिकॉन क्या है, उप धातु है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है उप धातु है। ये मेरा धातु नहीं है, नहीं है धातु है, उप धातु है। तो ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। ऐसे हम उप धातु के हम सीरीज हम बना देते हैं। उप धातु मेरा कौन कौन है, एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, पोलेनियम, और ये हो जाएगा टेलेरियम, ये हो जाएगा जर्मनियम, आर्सेनिक। चलिए हम नाम लिख देते हैं। एंटीमनी को एस भी कहते हैं, एंटीमनी। ये हो जाएगा बोरॉन, सिलिकॉन, पोलेनियम, टेलेरियम, टेलीरियम, ये हो जाएगा जर्मेनियम, ये हो जाएगा आर्सेनिक। ये फ्रेंड्स, ये मैं आपको लिए ये पूरा लिख रहा हूँ कि आप परीक्षा में कोई छूटे नहीं। ये जरूरी नहीं कि कोई आपको जो पूछा है वही पूछेगा, हो सकता है दूसरा भी कोई दे देगा। तो उपधातु पूरा इतना है। उपधातु की संख्या इतना है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है उपधातु की संख्या पूरा प्रकृति में। तो आप याद कर लीजिएगा क्या है, एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, पोलेनियम, टेलेरियम, जर्मनियम, आर्सेनिक। इसको ना डायरेक्ट 1 बार 2 बार 4 बार इसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा 2-4 बार, और लिखा जाएगा। तो इसको मुजबानी है ना, इसको याद कर लीजिएगा, और उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। उपधातु जैसे कि SBB, SI, PO, TE, GEAS, यानी कि
एंटीमनी, बोरॉन, सिलिकॉन, पोलोनियम, टेलरियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक। यानी कि नाम से सिर्फ ये अलग है। एंटीमनी को हम एस भी कहते हैं, बोरोनियम के बी, सिलिकॉन के एस है, पोलोनियम के पी, टेलरियम के टी ई, जर्मेनियम के जी, आर्सेनिक के एस। यानी कि जो है ना सब सारे के सारे नाम से मिलता है। तो चलिए ये हो गया। हम 5 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। मेरा 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है कि OH का क्रियाशील मूलक क्या है। OH किसका क्रियाशील मूलक है? अल्कोहल का। OH हो गया अल्कोहल। CO कितना? CO का होता है कीटोन। O का ईथर होता है। COOH ये अम्ल होता है। अम्ल या कार्बोक्सिलिक ग्रुप या समूह, कार्बोक्सिलिक समूह भी रहेगा या ग्रुप रहेगा, ग्रुप जिसको अंग्रेजी में ग्रुप कहते हैं। ये हो गया। ये जैसे कि यहाँ पे देखिए OH किसका क्रियाशील मूलक है, तो OH अल्कोहल का हो जाएगा। एल्डिहाइड के CHO होता है, CHO। ये मेरा एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड है। तो ये भी आपको याद रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो पूछा है वही पूछेगा, कोई दूसरा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे हमको क्या पूछा है? OH का पूछा है, तो OH अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए OH तो ऑप्शन नंबर में है, C अल्कोहल है। ये सारे के सारे आपको याद रखना। OH अल्कोहल, CO कीटोन, O ईथर, COOH अम्ल या कार्बोक्सिलिक समूह होता है और CHO एल्डिहाइड होता है। ये याद रखिएगा, तो इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो आपको छूटेगा नहीं। चलिए फ्रेंड्स हम 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6ठा नंबर में है प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो ऑक्सीजन का संतुलन बना होता है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इसका हो जाएगा 7 नंबर के 30.5 किलो जूल पर मोल। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरा 8वां नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, या मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है। तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या होता है 4। कितना होता है? 4। मानव में 4 होता है। मानव में मेरा 4 हो गया। मगरमच्छ में भी 4 होता है। मछली में कोष्ठों की संख्या 2 होती है। और जो रेंगने वाला जीव जंतु है, रेंगता है पृथ्वी पर, रेंगने में वाला कितना में होता है? रेंगने में होता है 3 होता है। जो रेंगता है उसमें 3 होता है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। 8 नंबर हो गया। और आगे मेरा 9 नंबर क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। प्रकुंचन यानी कि प्रकुंचन को बोलते हैं सिस्टोलिक। प्रकुंचन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक बोलते हैं डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक होता है, तो ये आपको याद रखना है। यानी कि 120/80। तो सिस्टोलिक है यानी कि प्रकुंचन, तो प्रकुंचन हो जाएगा 120। अनुशीतलन बोलेगा तो 80, इनको अंग्रेजी में डायस्टोलिक बोलते हैं, तो 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा प्रकुंचन दाब पूछा है तो 120 हो जाएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 120, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। और 10 नंबर में क्या कहता है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, तो बताइए। तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन पत्ता में होता है। क्या होता है? पत्ता में होता है पौधों में वाष्पोत्सर्जन। ये हो गया। और चलिए मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपवहन द्वारा अलग करता है। कृत्रिम वृक्क है ना, जो अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर से निकलते हैं उसे रुधिर से अपवहन द्वारा पृथक करता है, यानी कि अलग करता है। तो नाइट्रोजन का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे मेरा 12 नंबर क्वेश्चन है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि से होता है। समझे, मुकुलन विधि से होता है। ये क्वेश्चन भी याद रखिए कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन कहाँ होता है। क्वेश्चन है मेरा मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में होता है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। ये दोनों क्वेश्चन जो किताब में दिया हुआ है वो भी
और चलिए हम आगे देखते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई बटे साइन आर, जिसे हम स्नेल के नियम भी कहते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण उपयुक्त होता है, तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण उपयुक्त होता है। अवतल दर्पण जो फोटो को बड़ा बड़ा बनाता है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, जैसे कि कितना नंबर क्वेश्चन है, ये मेरा 15 नंबर क्वेश्चन है। तो स्पेक्ट्रम जैसे कि इसे हम बना लेते हैं प्रिज्म, ऐसे श्वेत प्रकाश हम गुजारते हैं ऐसे, तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। चलिए काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। तो इसका एक ट्रिक है, बैजा निह पिनाला, बैजा निह पिनाला, इसको आपको रट जाना है। बै से हो गया बैगनी, जा से हो गया जामुनी, नी से हो गया नीला, ह से हो गया हरा, पी से हो गया पीला, ना से हो गया नारंगी, ला से हो गया लाल। ये आपको याद रखना है। तो कहता है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन झुका, जैसे कि इधर से किरण गया है इधर झुक गया, तो कौन सा किरण ऐसा है जो बहुत अधिक झुका है, तो बैगनी मेरा सबसे ज़्यादा झुका है। और सबसे कम कौन झुका है, सीधे गया है पार कर दिया, यानी कि लाल। लाल किरण का झुकाव बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा, यानी कि सब रंगों में लाल कम झुकता है और बैगनी अधिक झुकता है। तो इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक हम यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रिक है बै जा नी ह पी ना ला, ये हो गया। 7 कलर है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब चलिए मेरा 15 नंबर क्वेश्चन भी डिस्कशन हो गया है। अब हम चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो विद्युत फ्यूज है ना, यानी कि विद्युत फ्यूज, एक विद्युत फ्यूज होता है, एक विद्युत घंटी होता है। ये दोनों क्वेश्चन अक्सर पूछते रहते हैं। विद्युत फ्यूज ऊष्मीय, यानी कि विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव क्या है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। अब विद्युत घंटी चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव पर ये कार्य करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। फ्यूज बोलेगा तो ऊष्मीय, और विद्युत घंटी जो घरों में लगा होता है, दीवार पर लगा होता है, घर से बाहर दीवार पर जो बटन को टिपता है तो घर में घंटी बजता है, तो यही होता है, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। तो हो गया तो विद्युत फ्यूज। तो विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, विद्युत घंटी चुंबकीय बोल दिया। आगे मेरा 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, यानी कि प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आई। तो R बराबर V बटे आई कहाँ है, R बराबर V बटे आई, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर है। आगे मेरा क्वेश्चन है कि डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। डायनमो यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन है। डायनमो है ना, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से एसी डीसी दोनों धारा प्राप्त होती है, एसी और डीसी। अब बैटरी से बोलेगा, बैटरी से तो डीसी, यानी कि दिष्ट धारा, इसको हिंदी में बोलते प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा, और बैटरी से सिर्फ दिष्ट धारा प्राप्त होती है, डायरेक्ट करंट। तो ये हो गया। आगे मेरा 19 नंबर क्वेश्चन है। तो मेरा कहता है डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो डायनमो से एसी डीसी दोनों होगा, यानी कि दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो जाएगा कि सी में दोनों धारा है, तो ये दोनों हो जाएगा। आगे मेरा क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है, तो हम बात बता देते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर है ना, साफ जल में होता है, साफ जल। ऐसे जो नाला में जो पानी रहता है और ये स्थिर रहता है, फ्रेश हो जाता है,
जो चलता नहीं है, वैसा पानी जो चलता नहीं है, दिखने में फ्रेश है, साफ़ है, वैसे वैसे पानी में डेंगू रहता है, जहाँ जल जमाव होता है। और मलेरिया रहता है, मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर मलेरिया वाला रहता है। मलेरिया वाला होता है गंदा जल में होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते थे? गंदा। ऐसे भी याद रख सकते हैं, मौत से मलेरिया, मौत से मैल, मैल मतलब गंदे होते हैं, यानी कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में रहते हैं। डेंगू बोलेगा तो साफ जल में होते हैं। ये भी मेरा हो गया 19 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे मेरा क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? तो लकड़ी बायोगैस ईंधन का स्रोत है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, और नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, तो ऑप्शन मेरा सी मेरा आंसर हो गया। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साइंस का 20 क्वेश्चन कर दिए हैं, जो पूरा शुरू से लास्ट जो जितना क्वेश्चन था सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको समझा दिए हैं। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, परीक्षा में हो सकता है इसे 1-2 क्वेश्चन टकरा जाए, कोई गारंटी नहीं रहता है कौन क्वेश्चन पूछ दे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके वीडियो कैसा है, और ऐसा ही वीडियो आप लोग चाहते हैं तो मैं दूसरा सेट का भी मैं डिस्कशन लाऊंगा जो सोल्व, तो आप लोग बताइएगा हमें कमेंट करके। तो फ्रेंड्स, रहने देते हैं, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्ले लिस्ट में जा करके देखिएगा, मैं क्लास 10th के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, सारे के सारे विषय के, वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।